हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। आपके पेपर सिर पर है, इस टाइम आपको रिवीजन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, जितना हो गया हो गया। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। अब क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से हमें रिवीजन के साथ साथ क्या मिलता है? फर्स्ट चीज़ तो रिवीजन अपने आप में मिलता ही है, इसके बाद मिलता है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आती है। पेपर को किस तरह से लेना है, किस तरह से सोल्व करना है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना पेपर सोल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अटैच कर दिया जाएगा सॉल्यूशन को भी। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और सिर्फ मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए हर पेपर की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको उसके बाद मेंबरशिप वालों के बच्चों के लिए एक पोस्ट की हुई है मैंने, उस पर हर क्लास के ग्रुप का फोल्डर का लिंक डाला हुआ है। आप अपनी क्लास को क्लिक करोगे, अपनी क्लास के ग्रुप को, और फोल्डर खुलेगा, और फिर आपकी क्लास के हर पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर पेपर की PDF मिलेगी आपको, सिर्फ इसकी नहीं मिलेगी, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, मैप के साथ और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, पेपर में आपको पता है कि सबसे पहले हमें अनसीन पैसेज मिलता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी पेपर को करने की? पेपर में आपको जो पैसेज मिलेगा, आपको पैसेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कैसे टाइम बचाएंगे वो बताता हूँ। देखो, पैसेज को पढ़ कितनी भी बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में एक, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो समझ में नहीं आया, दोबारा से पढ़ता हूँ। आपको समझ में आए या ना आए, आप वन गो में फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक सीधा सीधा पढ़ोगे। लेकिन जैसे अब देखो, अप्रोच में डिफरेंस क्या है। एक तरीका है कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वन टाइम में पढ़ोगे, और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो भी ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस पढ़ोगे, जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को देखने के बाद आप दोबारा से पैसेज पढ़ सकते हो, फिर आप चाहे 2 बार पैसेज पढ़ो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर जैसे पैसेज बड़ा हो गया, कितना बड़ा है पैसेज में, 1 2 3 4 5 पैरा है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक पढ़ा। आप सिर्फ क्या करोगे, फर्स्ट पैरा पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट पैरा पढ़ने के बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे। आइए देखते हैं, इसी अप्रोच के साथ आपको पेपर करना है। अगर ये सारा पैसेज छोटा होगा तो आप वन गो में पढ़ लोगे, लेकिन अगर 3 पैरा से ज़्यादा है आपका पैसेज तो आप सिर्फ पहला पैरा पढ़ोगे। पॉजिटिव थिंकिंग इज मोर देन जस्ट फीलिंग हैप्पी और डिस्प्लेइंग एन अपबीट एटीट्यूड. It is a mental and emotional attitude that focuses on the bright side of life and expects positive outcomes. ठीक है, people with a positive mindset deal with stress better and tend to live healthier, happier lives. तो बेसिकली आपने इतना पढ़ा, आपको समझ में आए या ना आए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओगे। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मेंशन्ड इन द पैसेज। तो क्या बेनिफिट है पॉजिटिव थिंकिंग के जो पैसेज में मेंशन की गई है? फर्स्ट, आप अब इस क्वेश्चन के बाद क्या पढ़ोगे? आप क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस पढ़ोगे। फर्स्ट, इट मेक्स यू रिच। बी, इट मेक्स यू फेमस। सी, इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। और डी, इट हेल्प्स यू फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, अब आपने 4 ऑप्शन पढ़े कि ये तुम्हें रिच बनाती है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपको रिच बनाती है। बी कहता है फेमस बनाती है। सी कहता है ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और डी कहता है ये आपको चीज़ों को भूलने में मदद करती है। ठीक है, तो आपको, अगर आपने अभी पढ़ा है फर्स्ट पैसेज, आपको पता है इसमें तो इसका आंसर नहीं है, तो अब आप इसको दोबारा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपको अप्रोच बता रहा हूँ पेपर को सोल्व करने की। अब आप सेकंड पैसेज पे आओगे। अब 100% श्योर हो जाओ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ना सेकंड पैसेज से ही पूछा गया होगा। अगर फर्स्ट पैरा में आपका आंसर नहीं है तो आपका सेकंड पैसेज से ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। अब इस सेकंड पैसेज को हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम बच रहा है। दिस डजंट मीन इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट मीन्स फेसिंग चैलेंजेस विद अ होपफुल अप्रोच, बिलीविंग दैट यू कैन ओवरकम दैम. Scientific studies have shown that positive thinkers are more likely to succeed in school, work, even relationships. Positive thinking boosts confidence, improves focus, and helps in better decision making. तो आपको आंसर मिल गया आपका, ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। तो मैंने बताया था 100% मिल जाएगा सेकंड पैसेज में आपको आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर या तो फर्स्ट पैरा में होगा या सेकंड में। तो इट हेल्प्स यू
इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब आपको दोबारा से पैसेज नहीं पढ़ना, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, अब आपने दोनों एक एक बार पढ़ लिया, आपको पता है क्या क्या लिखा है। अब अगर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी तो आप कब पढ़ोगे, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। हाउ कैन वन स्टार्ट डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। हाउ कैन वन स्टार्ट डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बाय, ऑप्शन कहते हैं बाय अवॉइडिंग वर्क, वर्क को अवॉइड करके, स्लीप, ज़्यादा सोकर, स्टेइंग क्वाइट, चुप रहकर, या शोइंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को दिखाकर। तो अब आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसका आंसर पूछा गया है और आपने देखा कि क्या हम ज़्यादा सोएंगे तब पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। कब हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, वर्क को अवॉइड करके, चुप रहकर, या ज़्यादा सोकर, या ग्रेटिट्यूड दिखाकर। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा हमारा, ग्रेटिट्यूड दिखाकर। बट ये पैसेज में कहाँ है, पैसेज में कन्फर्म करने के लिए आप देखो कि डेवलपिंग किसकी बात की गई है, डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए कौन सा पैसेज है, अब हमने दोनों पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में दोनों पैसेज पढ़ लिए। तीसरा पैसेज देखते हैं, मोर ओवर हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन ग्रेटली बेनिफिट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, रिसर्च शोज दैट ऑप्टिमिस्टिक बाय फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स यू कैन इंप्रूव योर ओवरऑल। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी लाइन्स पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे समझ में आ जाए कि पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की बात कहाँ की गई है। थर्ड पैरा देख लिया हमने, फोर्थ देखते हैं, टू डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक सिंपली डेली हैबिट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल, फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस हेल्प्स योर माइंड स्टे इन द प्रेजेंट, एंजॉय स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स, बीइंग ग्रेटफुल बाय रेगुलरली थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स यू हैव मूव्स योर फोकस अवे फ्रॉम बैड फीलिंग्स, ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल। और फिफ्थ पैरा है आपका लास्ट, डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो हमें अपना आंसर मिल गया, डेवलपिंग फॉर अ पॉजिटिव एटीट्यूड टेक्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए। सो रिमेंबर इट कैन स्टार्ट विद, ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद सिंपल हैबिट्स, कौन सी हैबिट, सच एज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। देखो आपका आंसर मिल गया, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। तो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन डी, बाय शोइंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज अ गुड वे टू डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक। अब देखो जब हम ग्रेटिट्यूड के बारे में ढूंढ रहे थे पैसेज में, तो पॉजिटिव आउटलुक हमने कहाँ पढ़ा था, फोर्थ पैरा में। फोर्थ पैरा में देखो पॉजिटिव आउटलुक की बात की गई है, तो कहा गया है कि व्हाट इज़ गुड वे टू डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक। तो गुड वे क्या है, फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस, और ऑप्शन में देख लेते हैं पहले फोर्थ का, थर्ड के ऑप्शंस देखते हैं। ए, फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम, बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, वॉचिंग टू मच टीवी। तो देखो वॉचिंग टू मच टीवी ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम, किसी परेशानी पर, और बल्कि सारी परेशानी पर हर समय सोचना, ये भी अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, हमें साफ दिख रहा है बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपको फिर भी श्योर नहीं होते आप कौन सा सेंटेंस हो सकता है, तो आप क्या देखोगे, आप आओगे पैसेज पर। पैसेज में, फोर्थ पैसेज में पॉजिटिव आउटलुक की बात की गई है, सिंपली डेली हैबिट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल, फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस हेल्प्स योर माइंड स्टे इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स, बीइंग ग्रेटफुल बाय रेगुलरली थिंकिंग अबाउट। देखो बीइंग ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल हो ये कैसे महसूस करो, बाय रेगुलर थिंकिंग अबाउट, किस बारे में सोचकर, कि आप बहुत लकी हो जो आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई, उन अच्छी बातों को सोचकर जो आपके साथ हुई हैं, ठीक है। अब थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स यू हैव, ये लिखा हुआ, थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स यू हैव, मूव्स योर फोकस अवे फ्रॉम। देखो काफ़ी सारे पॉइंट थे, उनमें से हमने देखा बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स पैसेज में ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने। साइंटिफिक स्टडीज शो दैट पॉजिटिव थिंकर्स सक्सीड इन। तो पॉजिटिव थिंकर सक्सीड इन, ये वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, आइए देखते हैं। साइंटिफिक स्टडी की बात की जा रही है, तो साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन दैट पॉजिटिव थिंकर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शंस है हमारे पास, साइंटिफिक स्टडीज शो दैट पॉजिटिव थिंकर्स सक्सीड इन व्हाट, रिलेशनशिप एंड क्या क्या दिया गया था, स्कूल, वर्क एंड रिलेशनशिप। तो स्कूल वर्क लिखोगे आप, स्कूल एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ आते हैं, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। स्टेटमेंट है पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स इग्नोरिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये बिल्कुल अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अपने आप में फॉल्स है। अपनी परेशानियों को भूल जाना या इग्नोर करना,
पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग होता है आपको सकारात्मक, या कह लो आप कि पॉजिटिवली चीज़ों को देखना और सॉल्यूशन ढूंढना अपनी प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सिनोनिम ऑफ। देखो सिनोनिम का मतलब है सेम, सिमिलर मीनिंग का वर्ड, मतलब आउटकम्स एज यूज्ड इन द पैसेज, पैरा 1। सिनोनिम ऑफ आउटकम बताना है आपको, आउटकम्स का पैसेज 1 में यूज़ किया गया है, पैरा 1 में आउटकम वर्ड। इसका सिनोनिम होगा, मतलब जो मीनिंग इसकी है ऐसा कोई और शब्द बताओ जिसकी सेम मीनिंग हो। तो आउटकम्स बेसिकली रिजल्ट को कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, रिजल्ट एक ऐसा वर्ड है जिसकी सेम मीनिंग है जो आउटकम्स की मीनिंग होती है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या लाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, लिस्ट 2 सिंपल हैबिट्स दैट कैन हेल्प डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए 2 सिंपल हैबिट्स आपको बतानी है। जैसे प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, लिखा है आपका पैसेज में, प्रैक्टिसिंग, देखो यहाँ पर लिखा था फॉर एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर, माइंडफुलनेस हेल्प्स योर माइंड स्टे इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स। तो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड रेगुलरली, आप लिख सकते हो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल बाय रेगुलरली थिंक अबाउट द गुड थिंग्स। और आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और दूसरा लिख सकते हो माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग माइंड। तो कोई भी 2 चीज़ बतानी है। लिस्ट 2 सिंपल हैबिट्स। सिंपल, देखो जब भी कुछ बात की जाए तो उसके पॉइंट्स पकड़ो, छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ा करो जिनकी डीप मीनिंग होती है। जैसे यहाँ पर सिंपल हैबिट की बात की गई है, तो पैसेज में जिस बच्चे को ये नहीं मिलेगा कि आंसर कहाँ है, तो वो सिंपल जाएगा कि मैंने कौन से पैसेज में हैबिट की बात की थी। तो हैबिट कहाँ करा था, देखो सिंपल डेली हैबिट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। कौन सी हैबिट, फॉर एग्जाम्पल दिया गया आपको। एग्जाम्पल के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। ये आपकी हैबिट हो गई। ये उन बच्चों के लिए जो आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, और जो ढूंढ पा रहे हैं, जो तरीके से समझ पा रहे हैं, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड रेगुलरली और प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब हाउ पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स विद स्ट्रेस। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हेल्प करती है स्ट्रेस के साथ। तो देखो पॉजिटिव थिंकिंग की बात कहाँ की गई थी, ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, आइए देखते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग के स्ट्रेस के साथ कैसे हेल्प करती है, वो आप आंसर लिखेंगे कि, और पैसेज में से ही लिखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग reduces stress by helping people focus on solutions instead of problems. It boosts confidence and improves relationship through better communication and understanding. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योर फ्रेंड ऑलवेज थिंक्स ही विल फेल बिफोर ट्राइंग एनीथिंग। तो आपका दोस्त हमेशा ये बात सोचता रहता है कि वो हमेशा फेल हो जाएगा बिना ट्राई करे ही, ठीक है। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट एडवाइस वुड यू गिव। तो पैसेज के बिहाफ पर आप उसको क्या एडवाइस देना पसंद करोगे। ऑप्शन ए कहता है कीप थिंकिंग दैट वे टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट। तो उसके बारे में आप सोचते रहो, आप एडवाइस दोगे कि उसके बारे में सोचता रहे और अवॉइड कर डिसअपॉइंटमेंट को। ऑप्शन बी आप उसको सजेस्ट करोगे अपने दोस्त को कि स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को आजमाना बंद करो, बिल्कुल एकदम बंद। ऑप्शन सी कहता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करो और अवॉइड करो नेगेटिव बातों को करने से। और डी कहते हो कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप डी सलाह दोगे कि तू और लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर, जिससे कि तू और ज़्यादा नेगेटिव दिखेगा उससे। तो ये तो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कीप थिंकिंग दैट वे टू अ पॉइंट अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, इसको भी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को आजमाना बंद करो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, देखो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए और हमें नकारात्मक नेगेटिव बातों को बात करने से अवॉइड करना चाहिए अपने आप को। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यही सलाह आपको देनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। व्हाट मैसेज डज द ऑथर गिव बाय सेइंग डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टेक्स प्रैक्टिस। तो ऑथर जिसने लिखा है ये, उसका इस बात से क्या मतलब है, क्या वो मैसेज देना चाहता है, किस बात से, कि डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इस बात से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सम पीपल आर बोर्न पॉजिटिव एंड दे नीड नॉट पुट एनी एफर्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो बाय बर्थ, मतलब जब पैदा होते हैं तब से ही पॉजिटिव रहते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती अपने एफर्ट्स लगाने की।
क्या इस बात का मतलब ये है? बी ऑप्शन, पॉजिटिविटी हैपन्स ओवरनाइट विदाउट मच प्रैक्टिस। पॉजिटिविटी जो होती है वो बिना प्रैक्टिस के एक रात में ही आ जाती है। क्या ये कहना चाहता है इस लाइन से? तीसरा पॉइंट, अ पॉजिटिव माइंडसेट ग्रोज स्लोली विद रेगुलर एफर्ट्स। ऑप्शन सी कहता है कि पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है, आपका जो दिमाग का सोचने का तरीका होता है, वो पॉजिटिव अगर करना है उसको, तो वो ग्रो करता है स्लोली, जिसमें क्या लगता है, रेगुलर एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्या ये कहना चाहता है? और डी, इट्स इम्पॉसिबल टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम इवन इफ़ वी ट्राई। अगर हम ट्राई भी करें, अगर हम प्रैक्टिस भी करें, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम हमेशा हर टाइम पॉजिटिव रह सके। तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इस लाइन का मतलब है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टेक्स प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो माइंडसेट है, आपका सोचने का तरीका है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि लंबे समय तक आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे किसी चीज़ की, तो आप उसमें अच्छे हो जाओगे, प्रो हो जाओगे। और जब प्रो हो जाओगे तो फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्रो करना बंद करके पॉजिटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? विद रेगुलर एफर्ट्स। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। राइटिंग सेक्शन आपके सामने 8 मार्क्स का सेक्शन है आपके सामने। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन इन 120 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स। तो देखो, एक आपको ये चीज़ ना, ये स्किल आनी चाहिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दे दी गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए गए। इन पॉइंट्स को जोड़ कर आपको एक पैराग्राफ बनाना है 100 to 120 वर्ड्स का। अब आप एक बात बताओ, आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 वर्ड्स तो हैं। अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 50 to 55 वर्ड्स यहाँ पर सामने हैं। इनके बाद आपको इसमें जस्ट 50 वर्ड्स और जोड़ने हैं, मतलब इतना ही अपनी तरफ से और लिखना है। पहले से दे दी गई कुछ इन्फॉर्मेशन, तो बस आपको उसको ऐड करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, आप लिख सकते हो कि सर सीवी रमन, जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस नाम को आपको पूरा पता होना चाहिए। हमारे फिजिसिस्ट थे और हमारे एशिया के पहले फिजिक्स में नोबेल पाने वाले इंसान थे। ठीक है, और ये इंडिया से थे। तो सीवी रमन जी जो थे, वो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन नाम इनका पूरा था। आप लिखोगे सर सीवी रमन, बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन मद्रास। यहाँ तक हुआ। फिर आप लिखोगे was a great Indian physicist. He made remarkable contributions in the field of light scattering and his discovery. ठीक है, इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को ऐड करते चले जाओगे और अपना पैरा तैयार करोगे। अब देखो, ये तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, मैं कितना भी लिखवा दूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप जब मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद PDF को एक्सेस करोगे, तो क्वेश्चन पेपर की PDF के साथ अटैच्ड आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन की PDF भी मिलेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको आंसर ऐसे मिलेगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन मद्रास, वॉज अ ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट। तो आपको लिखने का तरीका आ जाएगा, कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। लेकिन पॉइंट तो दिए गए हैं, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। यू आर तन्वी या तरुण, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ मेडन पब्लिक स्कूल चेन्नई, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 10, इन्फॉर्मेशन देम अबाउट द अपकमिंग इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, तो क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आपको क्लास 8 और 10 तक के लिए बच्चों के लिए एक पब्लिक नोटिस लगाना है। उस नोटिस को आप कैसे लिखते हो, और आप क्या हो, स्पोर्ट्स कैप्टन हो अपने स्कूल के। तो आइए लिखते हैं। देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको 5 नंबर का, अगर ये जैसे सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ये मिलते कैसे हैं नंबर? 2 नंबर का मैटर होता है आपका, आप क्या लिखते हो। 1 नंबर का फॉर्मेट होता है कि आपने उसका फॉर्मेट सही लिखा है, और 1 नंबर की आपकी स्पेलिंग्स होती है। तो इसको आप कैसे ग्रैब करोगे? इसको लिखने का तरीका होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो लिख रहे हो वो एक बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर स्कूल का नाम, इसके बाद बीच में आप लिखोगे नोटिस, फिर आप यहाँ पर डेट डालोगे और यहाँ पर हेडिंग। डेट डालने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे। इसी तरह से होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, इंटर हाउस क्रिकेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रॉम 28 September 2025 इन द स्कूल प्लेग्राउंड। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे जो स्कूल में हो रही है। ठीक है, फिर आप कहोगे स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड्स 8 to 10 are eligible to participate. Each house team should have 11 players. लास्ट में आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दे दोगे कि किस डेट तक रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, अलाउड है, वेन्यू क्या रहेगा और टाइम क्या रहेगा। ठीक है, और ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू
register with their respective house captains, prepare well and be present on time. For further details contact the undersigned. ये आप लाइन लिखने के बाद लास्ट में अपना नाम तरुण स्पोर्ट्स कैप्टन इस तरह से लिख दोगे और बॉक्स बना दोगे, तब आप जाके आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने जो बॉक्स बनाया और जो फॉर्मेट तैयार किया इसके 2 नंबर, और जो मैटर लिखा इसके 2 नंबर, मिलते हैं आपको 4 नंबर। और अगर 5 नंबर का है तो 1 नंबर स्पेलिंग का आपको मिलता है। ठीक है, आइए, और ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा है, ये आपका नोटिस है। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ आते हैं। ग्रामर सेक्शन आपके सामने 6 नंबर का ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। डू एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको यूज करने हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए कौन से वर्ब्स यूज किए जाएंगे। इवन दो शी डैश फॉर मंथ्स, इवन दो शी डैश फॉर मंथ्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट की बात आ रही है और काफी मंथ से वो प्रैक्टिस कर रही है, तो इवन दो शी हैड प्रैक्टिस्ड, शी हैड प्रैक्टिस्ड, और यहाँ पर फॉर मंथ्स शी स्टिल फेल्ट, फील की जगह क्या आएगा, फेल्ट, नर्वस बिफोर द कॉम्पिटिशन, फेल्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होता है अभी अभी, पास्ट परफेक्ट होता है पहले हुई चीज। मान लीजिए आप प्रेजेंट में यहाँ पर खड़े हैं, कल कुछ हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, इसे बताने के लिए आपने क्या कहा कि पास्ट से भी पास्ट, उसमें क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर बी, क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में कॉमन, सॉफ्ट, ILL, डांस, ये 4 शब्द लिखे हैं। बी में देखते हैं टेम्पर्ड, सेंस, होल स्पोकन। तो आपको पता है कॉमन के साथ सेंस मिलके एक शब्द बनता है, कॉमन सेंस। सॉफ्ट के साथ स्पोकन मिलके शब्द बनता है, सॉफ्ट स्पोकन। कॉमन सेंस, बेसिक सेंस की बात की जाती है, सॉफ्ट स्पोकन जो आराम से बात करता है। ILL मतलब इल टेम्पर्ड, और डांस, हॉल, डांस कहाँ पर होता है, हॉल में, और इल टेम्पर्ड अपने आप में एक शब्द है। सी की तरफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। जैसे ही हैजंट, तो हैज ही, आप ध्यान रखिए क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग यहाँ से बनता है, जो स्टार्टिंग में बात स्टार्ट होती है। क्या वो, उसने ये काम किया, क्या उसने किया, तो ऐसे। ही हैजंट कम होम येट, हैज ही, क्या वो आया, वो अभी तक घर नहीं आया, क्या वो आया, हैज ही। क्वेश्चन डी पूछता है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इफ क्लोज। फर्स्ट क्वेश्चन है शी वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इफ शी डैश द लॉटरी, इफ शी वोन द लॉटरी, वो ट्रेवल करती पूरे दुनिया में अगर वो लॉटरी जीतती, वोन। सेकेंड, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, इफ यू आस्क्ड मी। अब बताओ ये सही है क्या। कहा गया है कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव, मैं तुम्हें हेल्प करता, इफ यू, क्या जो तुम मुझसे पहले पूछते, ठीक है, इफ यू हैड, पूछ चुके होते, इफ यू हैड आस्क्ड मी, हैड आएगा पहले फिर आस्क्ड आएगा, ठीक है, आस्क्ड मी अर्लियर। सेक्शन डी की तरफ आते हैं, लिटरेचर आपके सामने, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपकी किताब से एक एक्सट्रैक्ट निकाल लिया गया है कुछ लाइंस का, उसके भी आप पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट है, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स हैज़ गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रोकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, अ sundial with a strange device which Mrs. Jones think rather nice. क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। तो उसके जो मिसेस जोन्स के जो गार्डन थे वो फुल ऑफ स्टोन्स थे, पत्थरों से भरे हुए थे। तो आप इस एक्सट्रैक्ट से जो ऊपर लिखा हुआ है मिसेस जोन्स के टेस्ट के बारे में, गार्डन के टेस्ट के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है शी प्रीफर्स अ गार्डन विद अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज, वो प्रीफर करती थी वैरायटी ऑफ फ्लावर, अलग अलग तरह के फूल और ट्रीज को अपने गार्डन में। बी, शी हैज़ एन अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल टेस्ट इन गार्डनिंग, उनका जो था रूढ़ी, मतलब जो लोग सोचते आते हैं गार्डन कैसा होता है, उस सोच से परे उनकी सोच थी और अनयूजुअल टेस्ट था।
शी लाइक्स अ मिनिमलिस्ट गार्डन विद ओनली ग्रास एंड फ्लावर। उनको गार्डन में छोटी छोटी चीज़ें पसंद थी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ घास और फूल। ऑप्शन डी कहता है शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। ठीक है, तो उनका अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल टेस्ट था गार्डनिंग के प्रति। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गिव ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आपके सामने स्टेटमेंट ये है कि द गार्डन, लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसिज जोन्स हरसेल्फ। तो जोन्स के बारे में गार्डन क्या बताता है कि उनका मतलब उनके बारे में क्या रिवील करता है कि वो सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील, काफ़ी कुछ रिवील करता है उनके बारे में गार्डन। तो ये बात अपने आप में सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। गार्डन को देख के आप उनके बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो कि वो थोड़ा अलग सोचने वाली महिला है। ठीक है, थर्ड पार्ट, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय क्रेजी पाथ। क्रेजी पाथ से पोएट का क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है? ऑप्शन ए कहता है स्ट्रेट पाथ विद नो बाउंड्रीज, एक स्ट्रेट पाथ जिसकी बाउंड्रीज नहीं है। ऑप्शन बी कहता है अ वाइंडिंग और इरेगुलरली शेप्ड पाथ, तो वाइंडिंग और इरेगुलरली शेप्ड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह की बात कर रहा है पोएट। क्रेजी पाथ का मतलब पाथ मेड कंप्लीटली विद कॉन्क्रीट, ये गलत है, और पाथ विद नो स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन सेकंड लाइन। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी सेकंड लाइन में कौन सी यूज की गई है? इमेजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इमेजरी क्यों? बिकॉज द पोएट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द गार्डन बीइंग फिल्ड विद स्टोन्स विच हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज इट। मतलब वो उसको बिल्कुल इतने अच्छे से बताया गया है कि गार्डन में पता चल सकता है कि इंसान विजुअलाइज कर सकता है, सोच सकता है कि गार्डन कैसा होगा। तो वो एक इमेजरी या कह लो इमेजरी आपकी फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। 4 क्वेश्चन आपके सामने, 2-2 मार्क्स के आपको करने हैं। इन कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 4 2-2 मार्क्स के 8 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके 4-5 पार्ट दिए गए, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रेन। तो कृष्णदेव राय जी के काल में विजयनगर एम्पायर को क्यों गोल्डन एरा के रूप में देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर ब्रीफ में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास आंसर है द विजयनगर एम्पायर्स गोल्डन एरा। यहाँ से लिखेंगे आप एरा, इससे पहले मैंने बोल दिया द विजयनगर एम्पायर्स गोल्डन एरा केम अंडर कृष्णदेव राय तो आप क्या लिखेंगे कि एरा केम अंडर कृष्णदेव राय। आपको पता है किसके अंडर आया था? कृष्णदेव राय के अंडर एरा आया था। क्यों? इसके काल में क्या हुआ? हुज रेन सो, जिसके काल ने, जिसके समय ने क्या देखा? ग्रेट प्रोग्रेस देखी। किसके अंदर? आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर। और ये अपने आप में एक योद्धा तो थे ही, कृष्णदेव राय जो थे वो स्किल्ड वॉरियर तो थे ही, एक पोएट भी थे। ही प्रमोटेड लर्निंग एंड कल्चर, लर्निंग एंड कल्चर। तो बेसिकली इन्होंने प्रमोट किया कि लोग सीखे, चीज़ों को सीखे और कल्चर को सीखे। प्रोमोटेड लर्निंग एंड कल्चर, ब्रिंगिंग पीस, मतलब ये पीस के लिए भी काम करते थे कि शांति बनी रहे, प्रोस्पेरिटी के लिए, और लास्टिंग ग्लोरी, और ग्लोरी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, टू द एम्पायर, एम्पायर के लिए इन्होंने सारा काम किया, और जिसकी वजह से एम्पायर ग्रो करता गया, जिसको कहा गया बाद में चलकर कि ये गोल्डन एरा कहलाया। ठीक है, तो आइए इस तरह से हमने ब्रीफ आंसर दिया फर्स्ट का, दैट इज वाई विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव रायज रेन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। तो किंग के कोर्ट में तेनाली रामकृष्ण जो थे उन्हें एक स्पेशल प्लेस क्यों मिला, उन्होंने कैसे वो ग्रैब किया? आइए इसका आंसर देखते हैं। तेनाली रामकृष्ण ने कैसे अर्न किया? अर्न अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट थ्रू हिज विट, चालाकी के द्वारा। ठीक है, अपनी समझदारी बुद्धि की वजह से, विट विजडम, अपनी समझदारी की वजह से, एंड क्लेवरनेस एंड क्लेवर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चालाकी भरे सॉल्यूशन जो थे उसकी वजह से उसने एक स्पेशल प्लेस ग्रैब किया। रिस्पेक्टेड एज बोथ अ पोएट एंड एडवाइजर। तो आइए इसको समझते हैं, क्यों तेनाली रामकृष्ण को स्पेशल प्लेस मिला था किंग के कोर्ट में? क्योंकि उसने विट मतलब विजडम मतलब समझदारी का और चालाकी का यूज़ किया था सॉल्यूशंस का, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने क्या किया था?
उसने बहुत अलग तरीके का एक कॉन्सेप्ट अपनाया था। रिस्पेक्टेड दैट बोथ अ पोएट एंड एडवाइजर ही वोन द किंग्स फेवर, जिसके बाद किंग का फेवर उसने जीता, और बाय हैंडलिंग सीरियस मैटर विद इंटेलिजेंस, और एक सीरियस मैटर को इंटेलिजेंस के साथ, अपनी समझदारी के साथ और हास्य मतलब ह्यूमर के साथ उसने सोल्व किया था, जिसमें सबको हंसी आए और ये कोई सीरियस इशू ना बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज मिसिस जोन्स फील अबाउट गार्डन? मिसिस जोन्स गार्डन के बारे में क्या फील करती थी? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम दी पोएम। तो पोएम के बिहाफ पर आपको ये एविडेंस के साथ बताना है क्या वो फील करती थी। आइए इसको तरीके से लिखते हैं। तो मिसिस जोन्स फील करती थी प्राउड अबाउट द गार्डन एंड फॉन्ड ऑफ हर गार्डन। तो आप लिखेंगे कैसे? तो आप देखेंगे कि मिसिस जोन्स फील्स प्राउड एंड फॉन्ड ऑफ हर गार्डन, शी इंजॉयज, देखो प्राउड फील करती थी अपने गार्डन के बारे में और इंजॉय करती थी उसकी यूनिक जो फीचर थे। तो यूनिक फीचर क्या थे? जैसे सिर्फ स्टोन्स का एक बेहतर तरीके से यूज़ किया गया था गार्डन को सजाने के लिए, लाइक द क्रेजी पाथ, एक क्रेजी पाथ था जो स्टोन्स का बना हुआ था, एंड द सनडाइल्स स्ट्रेंज डिवाइस, शी थिंक्स रेदर नाइस, शी ऑल्सो वैल्यूज टाइनी प्लांट्स, वो छोटे से छोटे प्लांट की वैल्यू करती थी, शी ग्रोज बिटवीन द स्टोन्स एंड इवन इन्वाइट्स द पोएट, जो कि उसने स्टोन्स के बीच में उगाए हुए थे, और उसने पोएट को भी बुलाया कि वो एडमायर करे उन सब चीज़ों को, शोइंग हर लव, और फिर अपना लव दिखाया उनके प्रति, और प्राइड इन हर गार्डन, और अपना जो गर्व था वो दिखाया गार्डन के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। व्हाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ द 4 men? तो क्यों मर्चेंट जो था वो सस्पिशियस था चार आदमियों के बारे में? तो जो 4 लोग, आपको पता है पार्ट में क्या दिखाया गया था, 4 लोग जा रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल सही बता दिया कि वो ऊंट कैसा दिखता था। तो उसको डाउट हुआ मर्चेंट को कि इनको इतना सब कुछ कैसे पता। तो वही कहा गया है कि मर्चेंट क्यों सस्पिशियस था 4 लोगों के बारे में, और व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिम, और उसके बारे में ये क्या बताता है। आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ब्रीफ में। तो द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस बिकॉज ऑल्दो द 4 men, तो क्या कहा? मर्चेंट बिकम सस्पिशियस बिकॉज, क्यों वो सस्पिशियस हो गया था? बिकॉज ऑल्दो द 4 men डिनाइड सीइंग हिज लॉस्ट कैमल, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि उन 4 लोगों ने उसका जो खोआ हुआ कैमल था वो नहीं देखा, लेकिन दे डिस्क्राइब्ड इट्स एग्जैक्ट फीचर, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जैक्ट फीचर डिस्क्राइब कर दिया था। लेम इन 1 leg, एक लेग में दिक्कत, ब्लाइंड इन द राइट आई विद द शॉर्ट टेल एंड स्टमक पेन, इतना सब कुछ डिटेल में बताने के बाद उसको डाउट हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेड हिम डाउट देम एंड शोज दैट ही वॉज ऑब्जर्वेंट, थॉटफुल एंड कॉशियस एज ही यूज रीजनिंग इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली बिलीविंग देयर वर्ड्स। तो उसने रीजनिंग यूज नहीं की, अपना दिमाग यूज नहीं किया, बल्कि ब्लाइंडली उनके वर्ड्स पर चला गया कि उनको इतना सब कुछ कैसे पता। और उसके बाद क्या किया, उसने ये बिलीव कर लिया कि हाँ इनके ऊपर कुछ डाउट किया जा सकता है, जिस वजह से उसको डाउट हुआ। डाउट किस वजह से हुआ कि उन्होंने डिटेल में सब कुछ बता दिया था कैमल के बारे में। ठीक है, उसके एग्जैक्ट फीचर्स बता दिए थे, तो मर्चेंट को इस बात पर डाउट हुआ, ऑब्वियस बात थी। तो यही कहा गया है कि व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिम, तो यही उसके बारे में पता लगाता है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन मेड हिम डाउट देम एंड शोज दैट ही वाज ऑब्जर्वेंट, थॉटफुल एंड कॉशियस एज ही यूज्ड रीजनिंग इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली बिलीविंग देयर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 young men मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर्स? तो वो 4 लोग जो थे उनको, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से उनको एक सूटेबल जॉब मिली एडवाइजर्स की। ठीक है, क्यों वो सूटेबल थे एडवाइजर बनने के लिए? आइए इसका आंसर इसी में छुपा है, लेकिन इसको प्रॉपर लिखते हैं। तो द 4 men's ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, रीजनिंग की बात की गई है और टीम वर्क की। द 4 men's ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड प्रिजर्वेरेंस, ये सब चीज़ों के लिए के बाद ये पता चलता है कि वो फिट हैं किस बात के लिए, फिट टू बी एडवाइजर्स। तो वो एडवाइजर्स बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या था, ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति थी, रीजनिंग, टीम वर्क, ऑनेस्टी थी, प्रिजर्वेरेंस था, जो उनको बनाती है एक परफेक्ट एडवाइजर। एज दीज क्वालिटीज हेल्प देम सोल्व प्रॉब्लम्स, ये सारी क्वालिटीज किस में हेल्प करती है, उनकी हेल्प करेगी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में समझदारी के साथ, और स्टे ट्रूथफुल, और वो सच्चे भी बने रहेंगे। एंड गाइड द किंग, और किंग को सही तरीके से गाइड करेंगे फेयरनेस और इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, तो ये क्वालिटीज क्या थी, इसी वजह से वो फिट थे किस बात के लिए, एडवाइजर्स चुने जाने के लिए। ठीक है, तो ये वो क्वालिटीज थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर वन ऑफ द क्वेश्चंस। CBQ केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कोई एक आपको पेपर में करना होगा, लेकिन हम अभी दोनों करेंगे।
आइए देखते हैं फर्स्ट केस में क्या कहा है। इमेजिन यू आर तेनालीराम, द किंग हैज़ मेड एन अनफेयर डिसीजन। आप तेनालीराम हो, किंग ने एक अनफेयर डिसीजन ले लिया है। हाउ वुड यू क्लेवरली मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक विदाउट डायरेक्टली अपोजिंग हिम। कैसे तुम एक चालाक तरीके से उसको ये रियलाइज़ करा सकते हो कि किंग की ये मिस्टेक है, बिना उसको ओपोज किए, मतलब बिना उसको नाराज़ किए या बिना उसको डायरेक्टली बोले। एक्सप्लेन योर प्लान, अपना प्लान एक्सप्लेन करो। तो इस तरह के प्लान आप पेपर में नहीं सोच सकते, आपको पहले से ही सोच कर जाना होगा। तो मेंबरशिप के बाद जो आप PDF लोगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स आपके सामने होंगे, वो कुछ इस प्रकार आपको दिए जाएंगे। आइए आंसर देखते हैं उसमें कैसे आपको लिखा मिलेगा। तो केस के बाद आपका प्लान क्या होगा। इफ़ द किंग मेड एन अनफेयर डिसीजन, अगर किंग ने एक अनफेयर डिसीजन ले लिया तो तेन आई मतलब मैं, एज अ तेनालीराम कहा गया था ना क्वेश्चन में कि इफ़ यू आर तेनालीराम, तो आई तेनालीराम वुड नॉट अपोज हिम डायरेक्टली, मैं उसको डायरेक्टली ये नहीं बताऊंगा, ना उसको डायरेक्टली अपोज करूंगा। सपोज द किंग्स पनिश्ड अ पुअर मैन हार्शली फॉर बीइंग लेट इन पेइंग हिज टैक्स। तो मान लेंगे हम कि किंग ने पनिशमेंट दी है एक पुअर गरीब आदमी को हार्शली, किस वजह से, क्योंकि उसने टैक्सेस को लेट पे किया। टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, किंग की मिस्टेक रियलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्लेवरली कंपेयर करूँगा रॉयल हॉर्सेस को। आई वुड क्लेवरली कंपेयर इट टू द रॉयल हॉर्सेस। तो जो शाही घोड़े हैं उनको कंपेयर करूँगा इस बात से। कैसे, प्राइज्ड हॉर्सेस समटाइम्स रिटर्न लेट टू द स्टेबल बिकॉज ऑफ रेन और मडी रोड्स। तो वो कंपेयर करेगा शाही घोड़ों को, ये कहकर कि आप वो रिमाइंड कराएगा, मतलब ये याद दिलाएगा कि किंग आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कई बार जो प्राइज्ड घोड़े होते हैं, ठीक है, जो शाही घोड़े होते हैं वो लेट हो जाते हैं अपने अस्तबल में आने के लिए। क्यों, क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है और जो रोड्स होती हैं वो मिट्टी में या मडी मतलब कीचड़ भर जाता है, जिसकी वजह से घोड़े लेट हो जाते हैं। देन आई वुड आस्क, और फिर मैं पूछूंगा किंग से कि शुड दे ऑल्सो बी पनिश्ड, क्या शाही घोड़ों को भी पनिशमेंट दी जाएगी। योर मैजेस्टी, आप बताइए। दिस विटी एग्जाम्पल वुड मेक एवरीवन स्माइल एंड हेल्प द किंग अंडरस्टैंड दैट डिलेज आर नॉट ऑलवेज ड्यू टू लेजीनेस। तो इससे हमें पता चलेगा और इससे बल्कि किंग को ये रियलाइज होगा इस एग्जाम्पल से, और सबको हंसी आएगी कि ये समझ जाएंगे सब हंसते हंसते कि कैसे लेट या डिले होना सिर्फ एक लेजीनेस का कारण नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी ने लेट टैक्स पे किया है तो वो लेजीनेस का कारण नहीं हो सकता, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन दिस वे आई वुड गाइड हिम टू करेक्ट हिज मिस्टेक विदाउट हर्टिंग हिज प्राइड। बिना उसकी शान व शौकत को हर्ट किए, नुकसान पहुंचाए, मैं उसको समझा सकता हूँ कि उसने क्या मिस्टेक की थी और उसको करेक्ट करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसके भी आप पर केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। द पोएम ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो पोएम, जो पोएम है आपकी, चैप्टर है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कैसे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं हमारे आसपास की दुनिया के बारे में। ठीक है, थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो या सिचुएशन के बारे में सोचो जो कि पीपल में सी डिफरेंटली, मतलब लोग उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक अ रेनी डे, एक रेनी, आपको पता है एक दिन में बारिश हुई है, उस बारिश हुए वाले दिन को लोग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। तो पीपल ओवन सी द सेम सिचुएशन इन वेरी डिफरेंट वेज, सब लोग अलग अलग तरीके से इस डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं, इस सिचुएशन को डिफरेंट वेज में देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई लेट हो रहा है तो सोचेगा मैं बारिश की वजह से लेट हो गया, कोई छुट्टी पर आया तो सोचेगा कितनी अच्छी लग रही है बारिश। तो फॉर एग्जाम्पल, तो अ रेनी डे कैन मीन मैनी थिंग्स, मतलब एक बारिश का दिन अलग अलग तरीके से मीनिंग हमें प्रोवाइड करा सकता है, उसका अलग अलग मायने हो सकते हैं। टू फार्मर्स, जैसे किसानों के लिए इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस बिकॉज रेन नरिशेज देयर क्रॉप्स एंड प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट। जैसे फार्मर्स के लिए क्या होता है, रेन जो होती है, बारिश जो होती है, वो एक हैप्पीनेस का कारण होती है। क्यों, क्योंकि वो नरिश करती है क्रॉप्स को और प्रोमिस करती है एक गुड हार्वेस्ट, मतलब एक अच्छी फसल का वादा करके जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। फॉर चिल्ड्रन इट कैन बी अ टाइम ऑफ फन, चिल्ड्रन के लिए ये फन का टाइम हो सकता है, मस्ती, खेलने का, कूदने का, पानी को देखने का, ये मस्ती का टाइम हो सकता है। प्लेइंग इन पडल्स और इन्जॉइंग हॉट स्नैक्स एट होम, और घर पर अच्छे से स्नैक को एंजॉय करते हुए बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ऐसा हो गया। ऑन द अदर हैंड ऑफिस वर्कर्स के लिए या ट्रैवलर्स के लिए ये डिफिकल्टी है, ट्रबलसम भी हो सकता है, सिंस इट कोज ट्रैफिक जैम, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगता है तो लोग अपने या ट्रैवलर अपने टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट फील होगा। स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर लें
इवन फील सैड, वो बहुत सैड हो जाएंगे क्योंकि उनका काम बंद हो जाएगा, वो बारिश में अपना काम नहीं कर पाएंगे जो सड़क के किनारे वेंडर्स खड़े रहते हैं कुछ सामान बेचते हुए। रेन रिड्यूसेस देयर बिजनेस, उनका बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। थस द सेम रेनी डे कैन क्रिएट जॉय, लेकिन यही रेनी डे जॉय भी क्रिएट करता है, इनकन्वीनियंस भी क्रिएट करता है, इवन वरी डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन सिचुएशन, पर्सन की सिचुएशन पर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे फील करेगा रेनी डे के बारे में। दिस शोज हाउ अवर थॉट्स, ये हमें दर्शाता है कि कैसे हमारे विचार जो हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेप करते हैं, मतलब वो बनाते हैं हमारे देखने के तरीके को, ठीक है, वो हमारे देखने के तरीके को बदलाव करते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपनी पीडीएफ को प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे और ये आपको पेपर में मदद करेगा। आपके पेपर बहुत पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो डिफरेंट तरीके के, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पीडीएफ मेंबरशिप ज्वाइन करके अवेल कर लीजिए। आपका वन स्टेप आपको पेपर बेहतर करने की तरफ ले जाता है। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।